हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 1 सितंबर 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल सीड स्कीम के बारे में, दूसरा आर्टिकल कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स के बारे में, तीसरा आर्टिकल हमारा क्लाउड सीडिंग के बारे में होगा, चौथा आर्टिकल एंटी रेडिएशन पीस, और पांचवा और लास्ट का आर्टिकल जो होगा हमारा इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे के बारे में है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि उस पर आपको जो पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको यहाँ पे पीपीटी भी मिल जाएगी। ठीक है, आपको वीडियो का वहाँ पे लिंक, सारी चीज़ें मिल जाएगी और आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स की पीडीएफ भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल है सीड स्कीम के बारे में। सीड स्कीम क्या है? देखो न्यूज में कोई पहले ही जान लेते हैं। आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की जो साइट है, ठीक है। अब ये आपका क्या है कि आपकी जो टाइप्स होती है, जितने भी आपकी ये आपका वो करती है, क्या नाम, स्कीम चलाती है जस्टिस के लिए। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो आपकी मिनिस्ट्री है, वो लोगों के लिए स्कीम चलाती है उनके बेनिफिट के लिए। तो अब एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई हुई है, सीड स्कीम। इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है सीड स्कीम। तो इस सीड स्कीम के तहत जो डीएनटी ट्राइब्स है, डीएनटीज हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए स्कीम चलाई गई है। तो अब इस स्कीम के फायदे के लिए क्या है कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने ना अपनी पोर्टल को ओपन किया था। उसमें केवल आपके 402 ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव हुए। किसको? इस मिनिस्ट्री को, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को सिर्फ 402 आपके एप्लीकेशन रिसीव हुए, मतलब बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया। तो यहाँ ये चीज दिखती है, ये चीज का पता लगता है कि लोगों में जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए। हमारा मुद्दा ये है कि सीड स्कीम क्या है। देखो सीड स्कीम के बारे में जितने भी पॉइंट्स इसमें लिखे सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये नहीं पूछा जाएगा सीड स्कीम क्या है। सीड स्कीम के अंदर जितने प्रोविजंस है ना, वो आपको कई सारे प्रोविजन दे देगी। यूपीएससी का प्री हो या कुछ भी मेंस हो, तो कई सारे प्रोविजन दे देगी, उसके बारे में आपको पूछ लेगी। तो सारे प्रोविजंस पता होने जरूरी है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। अब हम सीड स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। हमने ये मुद्दा जान लिया कि न्यूज में क्यों आया। जो सीड स्कीम है, तो इसकी फुल फॉर्म पहले जान लो। सीड की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डिनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। तो यहाँ पे डी से मतलब वो डिनोटिफाइड का डी ले लिया, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक का हमने एन ले लिया, और ट्राइब्स का मतलब टी ले लिया। ठीक है, तो ये डीएनटी ट्राइब्स आपकी बन जाती है। तो जो डीएनटी ट्राइब्स आपकी होती है, उनके उत्थान के लिए हमने सीड स्कीम चलाई। तो यहाँ पे ये देखा गया कि लगभग 10 करोड़ इंडियंस, जो कि 1400 कम्युनिटीज है, उसमें से 10 करोड़ से भी ज्यादा आपके ऐसे इंडियंस है जो कि आपके डीएनटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये तो इनकी पॉपुलेशन का आंकड़ा बताया जा रहा है। ठीक है, तो आगे जानेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज जो एक दो चीजें आप पढ़ लो पहले, क्योंकि आगे परेशान करेगी। डिनोटिफाइड और नोटिफाइड क्या होता है? देखो डिनोटिफाइड आपकी ट्राइब्स वो ट्राइब्स होती है, या इन्हें इन्हें आप क्या कह सकते हो, विमुक्त ट्राइब भी बोल सकते हो, या विमुक्त जाति, जिसे विमुक्त कर दिया गया हो, यानी कि बंधन से मुक्त कर दिया गया हो, तो उसे विमुक्त बोला जा सकता है। वे ट्राइब्स होती है कि जो ओरिजिनली ओरिजिनली क्या है कि क्रिमिनल ट्राइब्स इन्हें बोला जाता था। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स इनको बोला जाता था। और ये क्या है, ये एडिक्टेड थे क्राइम करने के। तो अब ऐसा नहीं कि एडिक्टेड थे, ये गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो टाइम था ना, ब्रिटिश इरा था, उसके टाइम ने ब्रिटिश ने अपने रूल के अकॉर्डिंग इन्हें बोला था कि डिनोटिफाइड जो ट्राइब्स है, ये आपके एडिक्टेड है, यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, कि बार बार ये क्या करते हैं, ऑफेंस करते हैं। तो इन्हें डिनोटिफाइड ट्राइब में डाला गया था। और ये आपका क्या ऑफेंस करते थे, जो इस तरह के ऑफेंस जो नॉन बेलेबल होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस ये करते थे, तो इनको डिनोटिफाइड ट्राइब्स में डाला गया था। मगर क्या हुआ, अगर एक बार इनको आपने नोटिफाइड ट्राइब्स में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, जो इनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी है, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, किसी आपका जो लोकल मजिस्ट्रेट है उसके वहां पे आके, होता है ना कि किसी को आपका जैसे जेल में डाला गया, उसे बरी कर दिया गया, तो उसके कुछ टाइम तक, 1 महीने तक या 2 महीने तक उस पुलिस स्टेशन में आके साइन करना होता है।
वो छोड़ के नहीं जा सकता, शहर को देश छोड़ के नहीं जा सकता। तो इसी तरह का अगर एक बार डिनोटिफाइड ट्राइब्स को आपको नोटिफाइड कर दिया गया, नोटिफाइड कैटेगरी में डाल दिया गया, तो क्या होगा, उसके सभी मेंबर्स को ये जरूरी होता है कि वो रजिस्टर में आके साइन करे, लोकल मजिस्ट्रेट के यहाँ पे आके। ठीक है, तो जो इंडियन पीनल कोड बनाया था, जो ब्रिटिश इरा था उस टाइम पे, इंडियन पीनल कोड में इस तरह का प्रोविजन डाला था। तो ये हो गया डिनोटिफाइड और नोटिफाइड। नोटिफाइड वो कि जिनको आगे साइन करना था होता था, क्योंकि अगर वो साइन करने का पर्पज क्या होता था कि अगर वो पुलिस स्टेशन में आगे साइन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि वो एक चीज पे उन पे नजर रखी जा सकती है। क्योंकि सोच के देखो, आपको ये बोल दिया गया कि आपको हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में आके साइन करने हैं, तो आप क्राइम से डरोगे ना, बचोगे ना क्राइम से, कि मैं क्राइम करूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे, कि इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में क्राइम हो गया तो सबसे पहले आपको ही पकड़ा जाएगा ना, क्योंकि आप भी खुले घूम रहे हो। पर जब आपको ये रहेगा यार मुझे तो हर हफ्ते तो पुलिस चौकी का मुंह देखना ही है, तो मुझे धर पकड़ेंगे वहां पे, तो इसलिए आप क्राइम से बचोगे। तो ये जो तरीका इजाद किया गया ना, वहां पे जाकर हर हफ्ते या 10 दिन में, 5 दिन में, जो भी उनका टाइम टेबल होगा, उन्हें बता रखा होगा इतने दिन बाद आकर साइन करना है, तो वो तो अगर साइन करने की उसमें डाल दिया तो वो होगी नोटिफाइड, यानी कि उन्हें नोट किया जा रहा है। डिनोटिफाइड कि वो क्राइम कर रहे हैं, कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो नॉन बेलेबल क्राइम कर रहे हैं, कि ऐसे जघन्य अपराध जिनमें बेल नहीं मिल सकती, जैसे कि रेप हो गया, किसी की हत्या कर देना, तो इनमें आसानी से बेल नहीं मिलती ना। तो यही चीजें होती है कि उनको बोला जाता है डिनोटिफाइड, यानी कि विमुक्त जाति बोल दिया जाता था। मगर जब उन्हें पुलिस स्टेशन बुला के साइन कराया जाता, उन्हें पकड़ लिया किसी केस में, तो वो फिर क्या हुआ, नोटिफाइड टाइप्स में आ गए। तो ये तो हमने इसकी जान ली क्या, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट है, तो सारे कंपोनेंट को ध्यान से पढ़ना, कि यूपीएससी प्री में कहीं से कुछ भी पूछ लेगी। ठीक है, अब आपको देखने से लगेगा कि मैंने तो इतना सारा डाल दिया है, इसमें इंफॉर्मेशन डाल दी है, कि अब इतना सारा कैसे पढ़ेंगे। भाई आपको पढ़ना होगा, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप स्टेट का एग्जाम वो नहीं दे रहे हो ना, यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो कि एक रात पढ़े आप पास हो जाओगे और आपके 85-90% भी आ जाएंगे, और आप डिग्री ले घूमोगे, मैं तो 95 या 90% लेके आया हूँ, और आपको जॉब मिलनी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों का प्रॉब्लम यही है कि जब तक वो 12th तक पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी तक पढ़ते हैं, वो परसेंटेज तो हाई ले आते हैं, मगर उनमें वो स्किल, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो एक गहराई तक एनालिसिस वाली चीजें नहीं जान पाते हैं। वो जब भी उन्हें छोटे से एग्जाम को दे दिया, अब 12th का बच्चा 95-98% बहुत बच्चों के हो गए, पर उन्हें छोटा सा एग्जाम दे दिया, उनसे एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि रीजन वो है, क्योंकि उनमें वो स्किल्स, वो चीजें नहीं आ पाती एनालिसिस वाली। तो इसलिए चीजों का एनालिसिस करना, लिंक करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, जो इसके कंपोनेंट है, देखो ये इन स्टूडेंट्स को, जो आपके डिनोटिफाइड नोटिफाइड ट्राइब्स के स्टूडेंट हो गए, कम्युनिटी के स्टूडेंट है, उन्हें फ्री कोचिंग दी जाएगी, किसकी, सिविल सर्विसेज की। देखो गवर्नमेंट कितना काम कर रही है इन लोगों के लिए। इन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज में फ्री एंट्री दी जाएगी एक तरह से। कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे आपका मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग होगी, एमबीए हो गया, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, ये प्रोफेशन है एक तरह का। मेडिसिन प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग मेडि प्रोफेशन, एमबीए मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो आपका इनको इंश्योरेंस दिया जाएगा, कौन सी आपकी योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, जो कि आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू आपकी एफिलेटेड है, उसके थ्रू आपका इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इनकी लिवलीहुड चलाने के लिए, इन्हें आजीविका कमाने के लिए इन्हें काम भी दिया जाएगा, इनकम का सपोर्ट भी दिया जाएगा, और इन्हें हाउस भी दिया जाएगा, यानी कि हाउसिंग दी जाएगी, घर भी दिए जाएंगे, ठीक है, रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं जंगलों में। तो ये सब चीजें इनके काम के लिए की जा रही है, और यही नहीं, यही चीजें की जा रही, और भी कई सारी चीजें। तो अब इनके थोड़े से फीचर जानते हैं, इस स्कीम के, जो सीड स्कीम्स है, गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट प्रोवाइड किया है। लगभग 200 करोड़ आपका एक्सपेंडिचर किया है, कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। कब से शुरू किया, 2021-22 से। ठीक है, तो एक बोर्ड भी स्टेब्लिश किया, जो इसकी देख रेख करेगा कि ये एक्सपेंडिचर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इनके उत्थान के लिए काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, और इनको लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो उस बोर्ड का नाम है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, इसका काम यही होगा कि जो स्कीम है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का इसका काम होगा। और यही ऑनलाइन, एक ऑनलाइन पोर्टल भी डेवलप किया गया है। ठीक है, जो ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया, वो इसका क्या काम करेगा, कि इन्हें जो ये आपका रजिस्ट्रेशन होता रहे, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए ना कि कितने लोग इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि आप कोई डाटा रखोगे ना, जितनों को भी आप लाभ दे रहे हो, कि मान धन्वंतरी देवी है,
मान लीजिए ये आपकी धन्वंतरी देवी है, ठीक है? ये आई कि साहब हमें चावल दे दीजिए और हमें थोड़ा रुपया पैसा दे दीजिए, हमें मेरा बच्चा बीमार है, इनको इसका इलाज कराना है अस्पताल में, तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो आई। अब आप कोई भी ऐसे आके ले जाएगा तो उसको रजिस्टर तो करोगे ना कि हाँ धन्वंतरी देवी आई थी, उसकी एज ये थी, उस मोहल्ले में रहती है, उसके बच्चे इतने हैं, उसके हस्बैंड का नाम ये काम करती है, काम करती भी है, नहीं भी करती है, घर में क्या-क्या चीज़, तो पूरा उसका ब्यौरा, तो एक तरह से रिपॉजिटरी यानी कि खजाना। रिपॉजिटरी क्या होती है? आपका सौजन्य होता है, खजाना टाइप होता है। खजाना मतलब जहाँ पे आपका डाटा, खजाना तो मतलब पैसों से रिलेटेड होता है कि पैसा, सोना-चांदी, उसको खजाना बोलते हैं। पर आप एक तरह का ये डाटा का खजाना है, ये रिपॉजिटरी है, ये सौजन्य है एक तरह का। तो ये रिपॉजिटरी के काम करेगा, कम्युनिटी की पूरी रिपॉजिटरी काम करेगा। अब हम जान लेते हैं डीएनटीज़ के बारे में। डीएनटीज़ का मतलब डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है? तो ये डीएनटीज़ होगी। अब हम डीएनटीज़ ही बोलेंगे, इसकी पूरी फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट वुल्नरेबल, इसे हम पीवीजीटी भी बोल सकते हैं, पीवीजी, पर्टिकुलरली वुल्नरेबल, आपका ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी, सॉरी पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, जो मोस्ट वुल्नरेबल में आ सकता आता है, ठीक है। और डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, डिप्राइव्ड कम्युनिटी वो कम्युनिटी जिसे फायदा नहीं पहुंचा स्कीम्स का, हमेशा ही उसे अछूत समझा गया और उसे दरकिनार कर दिया गया, ठीक है। और मोस्ट वुल्नरेबल यानी कि ये ऐसे हाशिए पर है जो बिल्कुल एक तरह से समाज से कटे पीटे फिरते हैं, ठीक है। तो डीएनटी ऐसी कम्युनिटी है कि जो नोटिफाइड, अब नोटिफाइड की हम बात कर रहे हैं, ये क्रिमिनल बोर्न होते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है एक्ट के थ्रू, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 था, जब हमारे देश में ब्रिटिश राज कर रहे थे, ब्रिटिश राज था, तो उन्होंने एक्ट बनाया था, क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट। उन्होंने ये कहा था कि ये जो ट्राइब्स है ये जन्मजात ही क्रिमिनल पैदा होती है, जबकि ऐसा तो नहीं होता है। तो उन्होंने इस तरह का इन पे धब्बा लगाया हुआ था। तो मगर हम तो उसी एक्ट के थ्रू इसे पढ़ेंगे ना, तो ये क्रिमिनली बोर्न होते हैं, बोर्न क्रिमिनल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम, ठीक है, ये ऐसा बोला गया था। तो उन्हें नोटिफाइड में डाला गया था, क्योंकि एक्ट में अब इन्हें डाल दिया तो इन्हें नोटिफाइड हो गए, ठीक है। जो एक्ट है ये रिपील क्या करता था, अब इसको रिपील किया गया, ठीक है। अब जब इंडिया आज़ाद हो गया 1952 में, इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई, तो इस एक्ट को रिपील किया गया, और इस कम्युनिटी को जिन्होंने ब्रिटिश ने इन्हें नोटिफाइड कर दिया था, कि इन्हें क्रिमिनल बता दिया था, तो आपकी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें डिनोटिफाइड कर दिया कि भैया आप क्रिमिनल नहीं, आप आज़ादी से जीने का आपका अधिकार है, ठीक है। इसमें से कुछ कम्युनिटीज जो कि डिनोटिफाइड लिस्टेड है, वो भी नोमैडिक है, ठीक है। अब नोमैडिक का मतलब क्या होता है, सेमी नोमैडिक का मतलब होता है क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। नोमैडिक जिनका कोई एक जगह नहीं होता रहने खाने का, ठीक है, जो घुमंतु होते हैं, यानी कि एक 8-10 दिन के लिए डेरा यहाँ, और आपके अगले महीने के लिए डेरा यहाँ पे, तो इधर से इधर घूमते रहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तो उन्हें घुमंतु बोलते हैं, यानी कि नोमैडिक बोल देते हैं। या जो सेमी नोमैडिक है, जो कुछ देर ठहरते हैं और मतलब कुछ टाइम तक ठहरेंगे, थोड़े से लंबे टाइम तक, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, मगर ये भी ओवरऑल घुमंतु ही होते हैं, नोमैडिक होते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकली अगर डेंटिस्ट की बात करें कि इनके पास कभी भी प्राइवेट लैंड अपनी नहीं रही, ताकि वहाँ पे रह सके, घर बना के रह सके, और ये ओनरशिप दिखा सके कि हमारा यहाँ घर है और ये हम इस घर के मालिक है। तो डीएनटीज को कभी भी एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी में इन्हें कवर ही नहीं किया गया, अगर कवर किया जाता तो इनके लिए क्या है, जो गवर्नमेंट एससी एसटीज और ओबीसीज के लिए स्कीम चलाती है, तो इन्हें इनका फायदा मिलता है, यानी कि एक अलग ही ग्रुप है, आपकी अलग ही ट्राइब है, ठीक है। इस तरह का बताया। अब इनके लिए कई सारे कमीशन भी गठित किए गए, कमेटी भी गठित की गई। तो कौन कौन सी कमेटी है, तो 1947 में क्रिमिनल ट्राइबल इंक्वायरी कमेटी गठित की गई थी, ठीक है। एक अनंत श्यानक एंगर कमेटी गठित की गई थी 1949 में। काका केलकर कमीशन 1953 में आया। वीपी मंडल कमीशन 1980 में आया। और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ठीक है, उसने इनके लिए क्या काम किया। एनसीआरडब्ल्यूसी जो आपका था 2002 में बना, तो उन्होंने ये सब चीजें, मतलब कमेटी बनी, इन्होंने इनके लिए बनी, पर्टिकुलरली इनके लिए बनी, कि इनके उत्थान के लिए कुछ किया जाए, मगर बहुत खास कुछ हो नहीं सका। जो एनसीआर डब्ल्यूसी 2002 था, इसके चेयरमैन कौन थे, आपके जस्टिस एम एन वेंकट चलैया थे इनके। तो इन्होंने क्या किया, अब देखो यहाँ पर अगर पॉपुलेशन की हम बात करें, तो पॉपुलेशन साउथ
इंडिया में सबसे ज़्यादा नोमैडिक पॉपुलेशन की आपको मिलेगी। नोमैडिक पॉपुलेशन साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें से पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो उसमें से लगभग 10% पॉपुलेशन डीएनटीज की, सारी ट्राइब्स में 10% पॉपुलेशन तो डीएनटीज की मिलेगी सिर्फ इंडिया में, ठीक है ना। और आपके जो नंबर ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब्स है वो 150 ग्रुप में रहते हैं। डिनोटिफाइड ट्राइब्स आपके लगभग 150 है, जिनकी संख्या डिनोटिफाइड ट्राइब्स की संख्या कम है, जबकि नोटिफाइड की आपकी ज़्यादा है। पॉपुलेशन ऑफ द जो नोमैडिक ट्राइब्स है वो लगभग आपकी 500 से भी ज़्यादा कम्युनिटी इनकी मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके लिए गवर्नमेंट ने कैसे एफर्ट लगाया कि इनका उत्थान हो सके, इनका फायदा पहुंचा सके, वो कौन सी स्कीम है, ठीक है। जो नेशनल कमीशन फॉर डीएनटीज बना, उसको कब बनाया गया, 2006 में बनाया गया, ठीक है। तो इसने क्या क्या किया, पहले तो हम ये जान लेते हैं इसके हेड कौन थे। तो इसके हेड बालाकृष्ण सिद्धराम रेनके थे, ठीक है। ये बड़ा फेमस नेम है, जब भी इनका जिक्र आए ट्राइब्स का ग्रुप आए तो ये आपने जो मैंने पीछे बताया ना, ये कमीशन बताई और ट्राइब ये बताए, तो इनमें से कुछ याद रख सकते हैं, एक दो इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे जो आपका बाबा कृष्ण सिद्धराम रेनके है, ठीक है, रिपोर्ट 2000 में आई थी, लेटेस्ट था ना ये, तो ये याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछ लेगा यूपीएससी में कि जो बाबा कृष्ण सिद्धराम रेनके ये रिलेटेड है आपका डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, इन्होंने जो कमीशन बनाया था उसके ये अध्यक्ष थे। तो इस तरह का पूछ लेगा, नहीं ध्यान रहेगा तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ये ऐसे वो तो बने, इन्होंने रिकमेंड भी किया, पर इनकी रिकमेंडेशन को उतना तवज्जो नहीं दिया गया। इवन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट भी इन्हें नहीं मिला डीएनटीज को। और इनकी पॉपुलेशन लगभग 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 10.74 करोड़ बताई जाती है, बल्कि इससे भी ज्यादा। ये तो वो है जो कि आपकी गिनने में आई है। अब एक है इदाते कमीशन, आईडेट नहीं है, हिंदी में इसे इदाते पढ़ते हैं, आईडेट नहीं। इंग्लिश में आईडेट पढ़ सकते हो, पर हिंदी में हम इदाते कमीशन पढ़ेंगे। इदाते इनका नाम है, तो इनका पूरा नाम था श्री भीखू राम जी इदाते, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेशनल कमीशन जो 2015 में कॉन्स्टिट्यूट किया उसके चेयरमैन थे, ठीक है। इन्हीं के लिए डीएनटीज के लिए वो किया। इनका काम ये था कि भाई आइडेंटिफाई करो अच्छी तरह से कि डीएनटी कम्युनिटीज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कितनी है, उन्हें क्या क्या सहूलियत प्राप्त है, ठीक है। तो इन्होंने इवेल्युएट किया उनकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को इवेल्युएट किया हर एक स्टेट में, और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपका क्या ये रिपोर्ट सौंपी। और जो डेवलपमेंट और वेलफेयर बोर्ड जिससे हमने पीछे डिस्कस किया था, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में ये सेटअप किया डीएनटीज के लिए, एसएनटीज के लिए और आपका एनटीज के लिए, सब इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। ये तो हमारा खत्म हो गया इसके लिए डीएनटीज कम्युनिटी का। अगला आर्टिकल है हमारा कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। अब यहाँ पर दो चीजों को हम पढ़ेंगे। कम्युनिटी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो आप जानते हो, ठीक है। रिसोर्स आप जानते हो और राइट्स आप जानते हो, तो दोनों वर्ड डिफरेंट है, तो दोनों वर्ड को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं न्यूज में क्यों आया। तो अभी देखिए एक मुंगेली डिस्ट्रिक्ट है। मुंगेली डिस्ट्रिक्ट किसका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप ये येलो कलर देख रहे हो ना, ये है मैप किसका, जल्दी से बताओ। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। छत्तीसगढ़ में जो आप देख रहे हो मुंगेली डिस्ट्रिक्ट है। ये मुंगेली डिस्ट्रिक्ट जो है, इससे आपके कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट यानी कि CFRR प्राप्त हो गए। इसको गवर्नमेंट ने आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स प्रदान कर दिए कि आपको जो कम्युनिटी है आपकी, आपकी जो कम्युनिटी में जो फॉरेस्ट है उसके रिसोर्सेज पर आपका अधिकार है। आप वहाँ के लिए रूल बना सकते हो, उनको सस्टेन रख सकते हो, वहाँ पे यूज कर सकते हो रिसोर्सेज को। तो इस तरह से ग्राम पंचायत को एक तरह से राइट दे दी गई, जो इनकी ग्राम पंचायत है वो ओनर होगी, ठीक है। तो अब पहले बात करें कि इससे पहले कितनों को मिल चुका है ये रिसोर्स राइट, कितनों को मिल चुका है। जो आपका पहले सबसे पहले मिला था उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व को, जो कि धमतारी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपका छत्तीसगढ़ का ही है, ठीक है, उसको मिला था, सबसे पहला था, ठीक है। दूसरा मिला अचानक मार को, ठीक है। अचानक मार जो टाइगर रिजर्व है आपका, ये सेकंड टाइगर रिजर्व बन गया, छत्तीसगढ़ का ही है ये भी। तो इसको आपका CFRR मिल गया, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अभी थर्ड किसको मिला है आपका, ये आपका CFR मुंगेली डिस्ट्रिक्ट को मिल गया, ठीक है। मुंगेली डिस्ट्रिक्ट आपका एक तरह से रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये अचानक मार्ग गेट देख रहे होंगे, ठीक है। अचानक मार्ग ये रहा और उदंती सीता नदी का ये रहा, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानी, इसलिए ये न्यूज मारा कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। अब ये नहीं पूछेगी यूपीएससी, ये तो बिल्कुल नहीं पूछेगी किसको मिला ये, यहाँ आपका और दूसरे स्टेट के एग्जाम में आ जाए, या आपका और छोटे स्टेट और एग्जाम में आ जाए कि एक नंबर में पूछ ले, मगर ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम पूछती है। पहले मैप देख लो, ऐसे तो बहुत सारे ऐप टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क है, मगर हमारे जो कॉम इम्पोर्टेंट है ये है आपको छत्तीसगढ़ का मैप। इधर आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, इधर आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा, इधर आपका झारखंड और ऊपर यूपी है, ठीक है।
तो ये सब आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब हमारा इम्पोर्टेंट कौन सा है, एक तो अचानक मार यहाँ पे है, एक है उदंती और एक है सीता नदी। तो ध्यान रखना उदंती और सीता नदी दो अलग अलग है, तो एक कंबाइन करके बोला जाता है उदंती सीता नदी, क्योंकि ये पूरा ओवरलैप सा करता है ये, तो इस वजह से तो कंबाइन करके बोला जाता है। तो ये मैप हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स की बात कर लेते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स कहते किसे है? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स जो एक तरह से, सबसे पहले हम एरिया की बात करते हैं। देखो कोई एरिया है, मान लीजिए ये एरिया है, अब इस एरिया में कोई आपका आपका विलेज है, मान लो एक दो विलेज है, तीन चार विलेज है, जितने विलेज है, एक विलेज है। अब वो विलेज ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कई सारे विलेज है, तो एक विलेज जितने एरिया में रह रहा है, उसके एरिया में जितने भी फॉरेस्ट आ रहे होंगे, जितने भी रिसोर्सेज आ रहे होंगे, वो उस कम्युनिटी के, जो उस गांव की कम्युनिटी, उस गांव की बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्स आ रहे हैं, रिसोर्स मतलब जैसे कि फल फ्रूट हो गए, लकड़ियां हो गई, टिम्बर हो गया, कुछ भी सारे रिसोर्सेज जो आपके फॉरेस्ट से मिल सकते हैं, वो रिसोर्स में आएगा। तो रिसोर्स पे तो ज्यादा ध्यान उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका CFR यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स है, वो एक तरह का एरिया, कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, आपका कॉमन फॉरेस्ट लैंड होता है, जो कि ट्रेडिशनली माने पुश्तैनी, जो बहुत पुराने टाइम से प्रोटेक्ट करते आ रहा है, कौन, जो वहां पे रहने वाली कम्युनिटी है, उसे कंजर्व करती आ रही है, प्रोटेक्ट करती आ रही है, उसका सस्टेनेबल यूज करते आ रहा है, कौन, एक पर्टिकुलर आपकी कम्युनिटी। पर्टिकुलर कम्युनिटी कौन होगी? जो उसमें रह रही है, उस गांव में रह रही है। तो एक गांव में कई कम्युनिटी रह सकती है ना, जनरली ऐसे एरियाज में एक ही कम्युनिटी का डोमिनेशन होता है। तो कोई भी कम्युनिटी जितने एरिया में रह रही है, उस कम्युनिटी अपने एरिया की बाउंड्री में जो भी उसका फॉरेस्ट है, उसके जो भी रिसोर्सेज है, वो उसके है, उसका राइट है। तो इसी को ही बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कॉमन फॉरेस्ट लैंड हो गया ना, उस कम्युनिटी का कॉमन हो गया, उन सब के लिए, उस गांव के लिए कॉमन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, उन्हें रिसोर्सेज की एक्सेस मिलेगी, ठीक है, अवेलेबिलिटी मिलेगी। ट्रेडिशनली और कस्टमरी जो बाउंड्री है विलेज की, वो उसके अंदर जो भी आता होगा, वो उसके फॉरेस्ट रिसोर्स उसके हो जाएंगे, उस गांव के हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं, ये लैंडमार्क होता है एक तरह के, इसके अंदर जो भी फॉरेस्ट आ रहा है, ये आपका है। ठीक है, यही सब इसमें बताया गया है। ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कैटेगरी डिवाइड कर दी गई, जो फॉरेस्ट की कैटेगरी होती है ना कई सारी, कि आपका रेवेन्यू टाइप का फॉरेस्ट हो गया, मान लो आप टिम्बर को बेच रहे हैं, फल फ्रूट को बेच रहे हैं, तो कम्युनिटी डिवाइड कर दी जाती है, क्लासीफाई कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्लासिफाइड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होता है, वही फॉरेस्ट जैसे कि आपका डेंस फॉरेस्ट है, सेमी डेंस फॉरेस्ट है, या आपका माउंटेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इस टाइप का ये क्लासिफिकेशन, कि किस टाइप का फॉरेस्ट है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस होती है ना, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस होती है। डीम्ड फॉरेस्ट उन्हें बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट जैसा दिखता है, मगर उसे नोटिफाई नहीं किया गया है, लग रहा है कि कहते हैं इट इस डीम्ड है वो, एक तरह से कि लगता फॉरेस्ट जैसा, पर उसे नोटिफाई नहीं किया गया, उसे अभी आका नहीं है फॉरेस्ट की कैटेगरी, तो उसे डीम्ड फॉरेस्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनी होती है लैंड को वो करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए। रिजर्व फॉरेस्ट होता है कि वो इस एरिया में कोई जाएगा नहीं, इस एरिया में कोई भी गांव का आदमी नहीं जाएगा, ये नहीं, इसका इंटरफेरेंस नहीं हो, इस टाइप के। तो ये फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसमें आपके ये रहते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स रहते हैं, ठीक है, जैसे आपका रिजर्व, टाइगर रिजर्व हो गए, उसमें आपके गांव वालों को तो एंटर नहीं करने दिया जाएगा ना, तो प्रोटेक्टेड रिजर्व, सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गई, ये आपके प्रोटेक्टेड एरिया है। तो फॉरेस्ट को ऐसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे इसके, अपने आर्टिकल के, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स पे। पहले हमने पढ़ा CFR यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स कैसे कहते किसे है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स क्या है, कि रिसोर्स के ऊपर राइट्स की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जो रिसोर्स राइट्स की बात कर रहा है, देखो एक आपका वो एक्ट है जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये 2006 का एक्ट है, इतना लंबा है कि सांस उखड़ जाती है बोलते बोलते। तो मैंने सोचा इसको छोटा कर दिया जाए, मैंने नहीं सोचा, एक्चुअली में छोटा है ये, इसे छोटा हम प्यार से नाम बोल सकते हैं, जैसे हम अपने घर में हम भाइयों को पप्पू चप्पू पिंटू विंटू बोलते हैं, इसी तरह से हम इसे बोल रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो अब हम इतना लंबा नाम नहीं लेंगे इस एक्ट का, तो FRA एक्ट बोलेंगे सर, यानी कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बोलेंगे। तो इसका सेक्शन है 3, उसका आपका सब सेक्शन है, उसका पैरा है फर्स्ट, पैराग्राफ फर्स्ट। ठीक है, और उसका सब सेक्शन हो गया आई। ठीक है, डिवीजन होता है ना,
पहले पैराग्राफ हो गया, उसका सब पैरा हो गया, उसका भी सब टॉपिक हो गया। तो इसे सेक्शन 3(1)(i) है, उसके अंदर ये बोला गया है कि इसका जिक्र किया गया है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब ये क्या जिक्र किया गया है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है रिकॉग्निशन, किसी को एक तरह की राइट दे देता है, रिकॉग्निशन की पहचान देता है कि हम आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपका अधिकार है इस चीज पे, ठीक है। रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी कि किसी आदमी को रिकॉग्नाइज कर लिया, भाई तेरा अधिकार होगा इस एरिया पे। तो ये जो राइट है, एफआरए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, वो रिकॉग्नाइज करता है राइट्स को, किसके राइट्स को, कि जो कम्युनिटी का फॉरेस्ट पे रिसोर्सेज पे जो राइट हो, उनके राइट को क्या रिकॉग्नाइज करेगा, कि इन्हीं की जिम्मेदारी होगी, इन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे, इन्हें इस तरह से केयर से रखेंगे कि ताकि उन्हें रीजनरेट किया जा सके, ऐसा नहीं खत्म कर दो जोश जोश में, उन्हें कंजर्व करेंगे और सही से मैनेज करेंगे। तो ये इसमें बोला गया, ये कम्युनिटी का राइट है, ठीक है, कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया गया, जो उसमें रह रही है उनका, यानी कि वो 10 किलोमीटर दूर रह रही है, उनका अधिकार हो जाएगा कि तुम 10 किलोमीटर दूर रह रहे हो इस बाग से, मान लीजिए एक आम का बाग है, अब आम से आम की लकड़ियां मिलेगी, आम के पत्ते मिलेंगे, बहुत सारी वहां पे ऐसी खाने पीने की चीजें मिलेगी, आम तो मिलेगा ही, पर उसके साथ साथ और कई सारी चीजें उग जाती है ना, जो आप अपनी गाय भैंसों को खवा सकते हो, और भी कई सारी मेडिसिनल आपके हर्ब्स मिलेगी ना, तो उन पर किसका राइट होगा, क्योंकि जिस एरिया में जो आदमी वहां पे रह रहा है बाग में, उसका राइट होगा ना, ऐसा थोड़ी 5 किलोमीटर जो गाँव है उसका राइट होगा, ऐसा तो क्लैश हो जाएगा। तो वहां पे उनका राइट होगा, तो रिकॉग्नाइज द राइट, तो ये बोल रहा है ना, रिकॉग्नाइज द राइट उस कम्युनिटी का, ठीक है, कि वो कंजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, रिजनरेट करेगा, उन्हें सही से मैनेज करेगा, वरना बाहर फेंक दिया जाएगा ऐसा नहीं करोगे तो, ठीक है। अब ये अलाउ करता है कम्युनिटी को कि खुद अपने रूल बनाओ कि उसे कैसे कंजर्व करना है, उसमें पानी कैसे देना है, उन्हें कैसे कंजर्व करना है, अपने ट्रेडिशनल मेथड अपनाओ या लेटेस्ट मेथड अपनाओ, वो आपकी जिम्मेदारी है, ये खुद की जिम्मेदारी है, यूज बाय इटसेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। जिसे भी आप यूज करना चाहते हो वो इसके सेक्शन 5 में लिखा हुआ है एफआरए के, ये सारा रूल के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं कि किसी आदमी ने आके बोल दिया कि हाँ करो, ऐसा नहीं होता। सीएफआर जो होता है वो कम्युनिटी राइट्स से सेक्शन 3(1)(b) और सेक्शन 3(1)(c) के अंदर ये क्या इंक्लूड करता है, कम्युनिटी राइट, निस्तार राइट। अब ये निस्तार राइट्स क्या होता है, ये एक अच्छा टर्म है, याद कर लो, जान लो, क्योंकि यूपीएससी में पूछ लेगा तो वहां पे पता नहीं होगा तो भौंद जाओगे और कंफ्यूजन होगा। निस्तार राइट्स वो होते हैं जिसे निस्तार बोलते हैं, कि अगर हम जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, ठीक है, किसी या विलेज के आदमी होते हैं, वो वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए विलेज है, इस पे एग्रीकल्चर वाले आदमी या किसान आदमी रह रहे हैं, और वहां पे अब जो हम उस जमीन को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें कंसेशन देना पड़ेगा, तो उन्हें हटाना है तो उन्हें उसकी जमीन का उसका मुआवजा देना पड़ेगा ना। तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, जो कंसेशन हम देते हैं, ग्रांट देते हैं, पेमेंट देते हैं किसी जो कहते हैं ना सर्कल रेट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट रेट के अकॉर्डिंग जो हम पैसा देते हैं, जैसे नोएडा में वहाँ के किसानों को पैसा दिया गया, उसके जो तभी तो नोएडा बना, वो तो खेत थे ना, उसके गुज्जरों के खेत थे ना, तो वहाँ पे वो नोएडा जो, नोएडा की फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो नोएडा की फुल फॉर्म ये है। तो वहाँ पे जो नोएडा बना, तो वहाँ पे खेतों को एक्वायर करके बना ना, तो लोगों को कई कई करोड़ रुपए दे गए वहाँ के किसानों को, ठीक। तो इसी तरह से ये कह दो, कंसेशन ग्रांटेड टू द एग्रीकल्चरिस्ट एंड विलेजेस फॉर रिमूवल फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑन पेमेंट, ऑफ स्टुपुलेटेड रेट्स, ये आप डेफिनेशन लिखते हैं, जो कंसेशन निस्तार जो होता है, निस्तार राइट जो होता है, तो निस्तार राइट होते हैं इसमें, इसका भी जिक्र है निस्तार राइट में, तो निस्तार राइट का जिक्र है सीएफआर राइट्स में। तो राइट ओवर द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इस पे होगा, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है उन पे भी होगा। और ये सस्टेनेबल लिवलीहुड की एक तरह से ये जो राइट है आपका सीएफआर है, ये इसकी एंश्योर करता है, वादा करता है कि आपको सस्टेनेबल लिवलीहुड मिलेगी। तो ये सब इसमें बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ है कि ओनरशिप जो होगी फॉरेस्ट की, वो किसके हाथों में दी गई, ग्राम सभा के हाथों में दी गई, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ओनरशिप है। ग्राम सभा क्या है, नोडल बॉडी बन गई है मैनेजमेंट की, कि आपको फॉरेस्ट को सही से मैनेज करना है, क्योंकि जो जिस गांव में वे फॉरेस्ट है, उसकी गांव की ग्राम सभा भी होगी, तो उसकी जिम्मेदारी बन गई ना, एक पर्टिकुलर आदमी को दी नहीं जा सकती, वहां की जिम्मेदार आपकी इंस्टीट्यूशन को दी जा सकती। तो गांव में क्या जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन होते, ग्राम सभा। तो जो ग्राम सभा की अथॉरिटी है, वो आपके लोकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है, किस चीज़ को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स बाउंड्री है उसको इंटैक्ट रखने के लिए, ताकि वो बाउंड्री आपकी ट्रांसग्रेशन ना कर जाए, कि ऐसा ना हो हमारी गांव की बाउंड्री है और हम दूसरे गांव की बाउंड्री में जाके उनके रिसोर्सेज को यूज करने लगे, तो लड़ाइयाँ होगी, फिर वो दूसरे गांव के आपकी बाउंड्री में आएंगे तो क्लैश होगा। तो इस चीज़ का, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है,
छत्तीसगढ़ ओनली ऐसा सेकंड स्टेट बना है जिसने सीएफआर राइट्स यानी कि सीएफआरआर को रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, किसमें? जो कि नेशनल पार्क के अंदर क्या है, कंगेर घाटी नेशनल पार्क है, उसकी सीएफआर राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। 2016 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने पहली बार आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स जो है आपकी जो सिम्पलीफल नेशनल पार्क के अंदर है उसे रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा क्लाउड सीडिंग के बारे में। देखो सबसे पहले तो यूएई के बारे में जान लो। यूएई का मैप देख लो, ये हो गया मिडिल ईस्ट का मैप। यहाँ पे टर्की, सीरिया, ठीक है, इजिप्ट, आपका सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, यहाँ पे है यूएई आपका इधर। ठीक है, तो यूवी की लोकेशन आप देख ली। आप जानते हो यहाँ की जो आपकी एनवायरनमेंट है, जो यहाँ का वेदर है, बहुत ज़्यादा हॉट है। ये रीजन बहुत ज़्यादा ड्राईएस्ट है और ये हॉटेस्ट कह सकते हो, इसे हॉट है और ड्राई है। ठीक है, यूएई में ड्राई और हॉट रीजन होने की वजह से तो एग्रीकल्चर तो हो ही नहीं सकती। तो वहाँ पे जब एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, पानी की भी किल्लत है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बहुत दिक्कतें होती है। तो इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपना के वहाँ पे सीड क्लाउड्स यानी कि जो सीड्स को जो आपके क्लाउड्स को सीड करने की कोशिश की है और वो क्लाउड को सीड करके आपका बारिश बरसाने की कोशिश की है, वहाँ पे बारिश करने की कोशिश की है। क्योंकि ड्राई ईयर हुआ तो बारिश होती नहीं है, बहुत कम होती है। लगभग ये कह लीजिए 10 mm पर ईयर होती है ऑन एन एवरेज। तो जो कि कितनी ही कम है। हमारे यहाँ तो 250-300 mm आपकी थोड़ी देर में हो जाती है, कुछ ही टाइम में हो जाती है। 200 mm हो जाती है, 150-200 mm हो जाती है, तभी तो बाढ़ आ जाती है। तभी तो वो ये आपका जैसे अभी क्या नाम उसमें भरा हुआ है, आपको कर्नाटक में पानी भरा हुआ है, इस तरह से तमिलनाडु में पानी भरा हुआ है। तो ये है। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, हवाई जहाज के थ्रू आपका एक सॉल्यूशन होता है जो कि सिल्वर आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है। उसको क्या करते हैं, आपका क्लाउड के ऊपर उसको बिखेरा जाता है। ठीक है, स्प्रे किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड के जो पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर जो मॉइस्चर होता है कंडेंस होना शुरू होता है। जब उसके ऊपर मॉइस्चर क्लाउड का जो मॉइस्चर वो कंडेंस होगा तो वो और भी उसके साथ साथ मॉइस्चर कंडेंस होगा तो यहाँ पे ड्रॉप ड्रॉपलेट्स बननी शुरू हो जाएगी। और जब ड्रॉपलेट्स बननी शुरू हो जाएगी तो हैवी होती जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर मॉइस्चर कंडेंस और होता जाएगा। तो जब वो इतनी हैवी हो जाएगी ये अपनी वेट की वजह से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। और आप जानते हो जब आपकी ड्रॉपलेट नीचे गिरती है तो उसे क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं, रेन बोलते हैं। तो इस तरह से ऐसे सूखे एरिया में भी रेन कर सकते हो इस टेक्नोलॉजी की मदद से। सन 2019 में यूपीएससी ने क्लाउड सीडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये जान लो, ये न्यूज में आया कि यूएई आपका हॉटेस्ट और ड्राइस्ट रीजन है। तो ये आपके क्लाउड को सीड करके आपकी बारिश को प्रेसिपिटेशन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि वहां पर बारिश नहीं होती, होती है, मगर क्या है कि इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर अट्रैक्टेड साल्ट फ्लेयर शूट करके, साल्ट फ्लेयर्स को शूट करके जो कि उसमें नैनो पार्टिकल होते हैं साल्ट के, उसके ऊपर आपकी क्लाउड्स की ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं। ड्रॉपलेट्स बना के उन्हें स्टिमुलेट कर रहा है ताकि वो क्लाउड्स में जो आपका मॉइस्चर है वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाए और कंडेंस हो जाए। कंडेंस होने की प्रोसेस जो होगी तो वो आपकी बारिश बना देगी, तो इससे रेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसलिए न्यूज में है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके बारे में पढ़े। तो ये प्रोसेस कौन सी है कि स्प्रेड करते हैं हम ड्राई आइस। ड्राई आइस, देखो ड्राई आइस यहाँ पे ड्राई आइस होती है, जो CO2 आपकी होती है ना, जब उसे हम इतना कंप्रेस कर देते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, बर्फ की फॉर्म में आ जाती है, उसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। मगर यहाँ पर ड्राई आइस आपकी उसी टाइप की है कि जब कोई ड्राई आइस आपकी वो फैलती है, उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। तो वॉल्यूम एक्सपेंड होने से ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन आएगा, क्योंकि इसे एक्सपेंड होने के लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो एनर्जी जब रिलीज करेगी एटमॉस्फेयर में तो ये ठंडा होगा, तो इसके पार्टिकल ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, तो जो आसपास का मॉइस्चर है वो इसके ऊपर कंडेंस हो जाएगा। जब कंडेंस हो जाएगा तो वहां पे बूंदे फॉर्म हो जाएगी, और बूंद फॉर्म होने से क्या होगा, वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। मगर बूंद किसी चीज पे तो फॉर्म होगी ना, वो है सिल्वर आयोडाइड के एरोसोल्स, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर फॉर्म होगी। तो इसे स्टिमुलेट करेगा, बढ़ावा देगा बूंद के फॉर्मेशन को, या इस टेक्निकल लैंग्वेज में बोले प्रेसिपिटेशन की जो प्रोसेस है उसे बढ़ावा देगा, उसे स्टिमुलेट करेगा और बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो ये प्लेन्स का यूज करते हैं जो आपके इस पे सॉल्यूशन को स्प्रे करते हैं, वहाँ पे कंडेंस होंगे स्मॉल पार्टिकल्स, आपके कंडेंस होते जाएंगे, बारिश होगी। तो इससे आपकी 10 से 30% जो पर ईयर है बारिश को बढ़ाया जा सकता है, ये इसमें बोला है। तो जो यहाँ पे आपके हवाई जहाज के पीछे लगी है ना, इसके पीछे से आपका फ्लेयर्स को शूट किया जाएगा, तो ये स्प्रे करेगा और उसके ऊपर बिखरेगी क्लाउड के ऊपर।
ठीक है, दिख रहे हो ना यहाँ पर? ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं कितनी टाइप के होते हैं। एक तो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग होती है, एक आपकी स्टैटिक क्लाउड सीडिंग होती है, और आपकी डायनेमिक क्लाउड सीडिंग होती है। हाइग्रोस्कोपिक में यही होता है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिसका मॉइस्चर कंटेंट करने का, जैसे नमक होता है, साल्ट होता है। अगर साल्ट को आप ओपन में रख दोगे तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता हो वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग्स क्या बोलते हैं कि ऐसा साल्ट यूज कर रहे हैं, साल्ट को डिस्पर्स किया जाता है, उसकी फ्लेयर्स को या एक्सप्लोजन किया जाता है। एक्सप्लोजन का मतलब यहाँ ब्लास्ट नहीं किया जाता, मतलब उससे स्प्रेड किया जाता है बहुत लार्ज एरिया में, जिससे कि वो आपके लोअर जो क्लाउड का लोअर पोर्शन होता है वहां पे स्प्रेड किया जाता है इस पोर्शन में, जिससे कि वो कंडेंस हो गए और इससे कि साइज बढ़ जाएगा उनका, और आपका वो वाटर जो है ज्वाइन कर लेगा, ड्रॉपलेट ज्वाइन होगी तो बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है स्टेटिक में। क्या होता है, जो केमिकल्स को हम उसके क्लाउड्स के बीच में, आपका जो सिल्वर आयोडाइड का केमिकल होता है उसको क्लाउड्स के बीच में आपका जाके स्प्रेड कर देते हैं, बिखेर देते हैं, तो उसके क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, क्रिस्टल के ऊपर मॉइस्चर आपका कंडेंस होना शुरू हो जाता है और बारिश होनी शुरू हो जाती है। स्टैटिक में होता है। डायनिक में ये है कि आपका एयर के करंट, जो कि मॉइस्चर वाली एयर है, उसके करंट्स को वर्टिकली ऐसे छोड़ा जाता है। क्लाउड, मान लीजिए एक क्लाउड है, इसके बीच में ऐसा छोड़ा जाएगा, तो क्लाउड में जो मॉइस्चर है और एयर में जो मॉइस्चर, तो वो एयर का मॉइस्चर क्या है, ज्यादा ठंडा रहेगा तो क्लाउड के मॉइस्चर को कंडेंस कर देगा। तो कंडेंस करने से क्या होगा, वो मॉइस्चर क्या है, कंडेंस होगा, ड्रॉपलेट्स हैवी होती जाएगी और वो बारिश की फॉर्म में बरसने लगेगी। पर ये बोला जाता है कि जो डायनेमिक क्लाउड सीडिंग है ये थोड़ा सा ज्यादा टफ कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू स्टैटिक क्लाउड सीडिंग की उससे। ठीक है, तो ये सब इसमें बोला गया। अगला आर्टिकल, ओ सॉरी, अब इसके एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जैसे कि आपका जहाँ पर सूखा ज्यादा पड़ता है तो वहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नष्ट हो जाती है, तो ऐसे एरिया में आपका क्लाउड सीडिंग बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो इसके बारे में आपका कर्नाटका ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट वर्षाधारी। ठीक है, 2017 में चलाया गया था। इसमें यही किया था कि जहाँ पे आपका सूखा ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे आपको क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी यूज कर बारिश कराई गई, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर अब अच्छी तरह से होती है। पावर जनरेशन भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। कौन कर रहा है पिछले 40 साल से, आपका तस्मानिया, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोविंस है या एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे यूज किया जा रहा है। और इससे वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि आपका मिनिमम जो समर में रिवर में फ्लो कम हो जाता है, अब बारिश करा के आपका फ्लो को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जा सकता है इसकी मदद से। ठीक है, ये होगा। दूसरा, जो फॉग होती है उसे डिस्पर्स किया जा सकता है। ठीक है, क्लाउड सीडिंग ये होता है कि जैसे जापान में फॉग है, मैच होना है जापान में, मैच होना तो वहाँ पे क्लाउड सीडिंग का यूज करके वहाँ की फॉग को डिस्पर्स कर दिया गया। जो आपके ओले बरसते हैं उसको आपको सप्रेस किया जा सकता है, उनके फॉर्मेशन को कम किया जा सकता है, और साइक्लोन को मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाई करने का मतलब ये होता है कि आपका साइक्लोन के आपका अगर आपके एरिया में आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। तो ये आपका 1962 में यूएस से ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। देखो कितने साल पहले शुरू कर चुका है, मगर इंडिया में अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडिया को बहुत काम करने की जरूरत है। जिस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट स्काई वाटर। तो इससे एयर पोल्यूशन को कर्व किया जा सकता है, जिसमें टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट हो सकते हैं उन्हें रेन में, वो आपका रेन होती है तो उसमें टॉक्सिक एयर पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करके अलग से सेटल डाउन किया जा सकता है क्लाउड सीडिंग की वजह से। और जबकि सीपीसीबी क्या है, हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसी ने ये काम किया है। जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन की जो समस्या है उसका क्लाउड सीडिंग का यूज करके काफी हद तक कम करने की कोशिश की है। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, ऐसे एरिया जहाँ पे आपकी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, बारिश नहीं होती, वहाँ पे क्लाउड सीडिंग का यूज करके आपकी बारिश कराई जा सकती है, जिससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यानी कि टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा एंटी रेडिएशन पिल्स के बारे में। देखिए अभी क्या है, आप जानते हो रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। अब यूक्रेन का एक आपका न्यूक्लियर रिएक्टर आपकी वो है प्लांट है, जिसका नाम है आपका जैपोरोजिया। ठीक है, जो जैपोरोजिया पावर प्लांट है आपका, अब वहां पे लड़ाई हो रही है, वहां पे मिसाइलें दाग रहा है रशिया। तो अगर एक मिसाइल वहां पे अगर इस पावर प्लांट पे इस आपके रिएक्टर पे जाकर लग गई तो वहां से तो रेडिएशन बहुत निकलेगा। रेडिएशन निकलेगा तो यूक्रेन की जो जनता है, आसपास की जनता है, तो वहां पर रेडिएशन फैल जाएगा। तो रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाएगा तो कैंसर फैलने का खतरा रहेगा, यानी कि वहां पे तो नस्लें तबाह हो जाएगी। आज तक आपका हिरोशिमा नागासाकी के सबूत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन ना हो तो उससे बचने के लिए वहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को भी तो बहुत बड़ा खतरा है ना, तो क्योंकि यूरोप में ही तो है ना ये, तो आपका ये प्रीएम्प्टिव आपका एक्शन लिया है। प्रीएम्प्टिव एक्शन वो एक्शन होता है किसी चीज के होने से पहले अगर आप ऐसा एक्शन ले लो तो उसको प्री एम्प्टिव एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें 5.5 मिलियन
एंटी रेडिएशन फील्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है पॉपुलेशन के बीच में, कि आपका ऐसी रेडिएशन की जब ऐसा खतरा होगा, एक्सपोजर होने वाला होगा, उससे लगभग 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले या 2 दिन पहले आप ये आपकी पिल्स ले लो। तो इस पिल्स के लेने से आपके रेडिएशन आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं कि 100% प्रभावित नहीं करेगी, करेगी, पर उतनी प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो ये वो पिल्स है, जैसे कि इसमें पोटेशियम आयोडाइड का आपकी ये होती है, आयोडाइड होता है, तो इसकी एक पिल्स बनाई गई है। तो आगे बढ़ते हैं। अब रेडिएशन इमरजेंसी क्या होती है? हालांकि इसको डालने का यहाँ पे कोई खास पॉइंट नहीं, पर फिर भी जान लेते हैं। अनप्लान्ड और एक्सीडेंटल इवेंट हो जाए जिसमें आपका रेडियो रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर ये लीक करने लगे, यानी कि रेडियो एक्टिविटी रेज लीक करने लगे एनवायरनमेंट में, ह्यूमन को एक्सपोजर मिले, उसको ही रेडिएशन इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसमें रेडिएशन एक्सपोजर मिलता है रेडियो एक्टिव सोर्स से। ठीक है, अब इसके लिए क्या यूज किया जा रहा है? इस चीज को डील करने के लिए इमरजेंसी एंटी रेडिएशन पिल्स या टैबलेट्स का यूज किया जा रहा है। अब एंटी रेडिएशन पिल्स क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन में पूछा जाए ना पूछा जाए, पर जानना जरूरी है क्योंकि न्यूज में आया है। ठीक है, और ये पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट्स होती है या कैप्सूल कह लीजिए, इनको ही हम एंटी रेडिएशन पिल बोल रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये पिल्स है, या ऐसी बिंदी नहीं लगा कि पिल्स है, आपकी टैबलेट है ये। ठीक है, तो ये इन्हीं को ही हम बोल रहे हैं कि ये आपकी एंटी रेडिएशन पिल्स। ठीक है, ये आपका रेडिएशन जो एक्सपोजर मिलेगा अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो उससे बचाएगी। तो ये कैसे बचाती है? इसके अंदर नॉन रेडिएक्टिव आयोडीन होता है। ठीक है, वो नॉन रेडिएक्टिव आयोडीन आपकी जो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है गले के अंदर, वो एब्जॉर्ब कर लेती है नॉन रेडिएक्टिव आयोडीन को, तो फुल हो जाती है। जब वो फुल हो जाएगी तो आपकी जो रेडिएशन वाला आयोडीन, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होगा, एक्सपोजर मिलेगा थायराइड ग्लैंड को, उसको फिर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो उसको असर नहीं दिखा पाएगी। इस पिक्चर में और क्लियरली होगा, देखो ये आपकी आपकी क्या है? थायराइड ग्लैंड है। तो अब इस थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन का ये यूज करके क्या ना मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाती है। यहाँ पे देखो ना, थायराइड ग्लैंड विच यूज आयोडीन टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स टू रेगुलेट द बॉडी ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। थायराइड आयोडीन, जो आयोडीन है उसका यूज करके, ये थायराइड ग्लैंड का ये काम होता है। ठीक है, अब इसमें आयोडीन का यूज करती है, यानी कि आयोडीन को ये एब्जॉर्ब करती है। अब आयोडीन दो तरह का हो गया, जो हम नमक में खाते हैं वो तो आपका होता है नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन, मगर जो आपका रेडिएशन से निकलेगा वो होगा रेडियो एक्टिव आयोडीन। अब ये एब्जॉर्ब करती है। अब रेडियो एक्टिव आयोडीन हवा में फैलेगा, पानी में फैलेगा, आपकी सांस के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर के हिस्से में जाएगा, तो ये एब्जॉर्ब करेगी। अगर एब्जॉर्ब करेगी तो कैंसर का खतरा बना रहेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए तो क्या किया जाता है, जो आपका नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन है, जो कि नमक वमक में होता है, इस चीज में होता है, उसको इसको एब्जॉर्ब करा दिया जाता है। यानी कि जो कि आपका टैबलेट ले लो, यही वाली टैबलेट KIO3, इसमें तो नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन है। जब आप ये खाओगे, ये आयोडीन इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपका जो है थायराइड ग्लैंड है, तो फुल हो जाएगी आयोडीन से। जब आयोडीन से फुल हो जाएगी, जो आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन जब एक्सपोजर होगा, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन था वो इसके टच में आएगा। तो जब टच में आएगा तो पहले से ही फुल आयोडीन से, तो वो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन की क्वांटिटी वो इसके अंदर जा ही नहीं पाएगी, तो इससे आप काफी हद तक रेडियो एक्टिविटी से बच पाओगे। तो यही सब इसमें बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पिल्स है कुछ घंटे पहले, जैसे कि आपको 20 घंटे पहले, 24 घंटे पहले ली जाती है, एक्सपोजर होने से पहले। मान लीजिए हमें पता लग गया फटने वाला है रिएक्टर, आपका प्लांट फटने वाला है, तो कुछ घंटे पहले पिल्स ले लो, ये दवाई ले लो। ठीक है, आप रेडियो एक्टिविटी से बच जाओगे। यही सब वो बताया गया जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया। ठीक है, यही सब है। ठीक, अब ये पिल्स प्रिवेंट, अब यहाँ पे एक चीज ये जानने वाली कि 100% प्रिवेंट नहीं करेगी, ये डैमेज को रिवर्स कर सकती है। मान लीजिए आपको रेडियो एक्टिव एक्सपोजर हो गया और आपने टैबलेट नहीं ली, तो ये अब ऐसा नहीं, अगर जो रेडियो एक्टिविटी आपको डैमेज कर देगी तो अब ये टैबलेट लेने से उसको ठीक कर देगी, नहीं। ये बुखार नहीं है कि आपने दवाई ली ठीक हो जाओगे, नहीं। जो डैमेज हो गया तो हो गया, ये सिर्फ बचा सकती है आपको काफी हद तक, तो जिससे कि थायराइड कैंसर होने का खतरा कम रहे। ठीक है, तो ये इसमें बोला। अगला आर्टिकल हमारा इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे के बारे में। पहले तो ये जान लो ये न्यूज में क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब इसने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है सेव द व्हेल शार्क कैंपेन। ठीक है, अब इसने ये किसके अलोंग लॉन्च की जा रही है? हालांकि बेंगलुरु में लॉन्च की गई। अब इसमें ये मुद्दा उठा है, जो व्हेल शार्क आपको मिलते हैं कर्नाटका का जो कोस्ट है, केरला का जो कोस्ट है, लक्षद्वीप का जो कोस्ट है, वहीं पे ज्यादा मिलते हैं। तो वहां पे आपकी जहाँ पे ज्यादा मिलेगी और वो ज्यादा मात्रा में, वहीं ये ज्यादा लॉन्च की जा रही है। ठीक है, तो अब ये पहले तो जान लें कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, अभी 30 अगस्त निकल गया, आज तो 1 तारीख है, तो 30 अगस्त को मनाया गया। किस क्या मनाया गया? इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे मनाया गया। तो आप ये जान लो, ये आपको
कर्नाटका कोस्ट हो गया, केरला कोस्ट हो गया और ये लक्षद्वीप आइलैंड हो गया। तो यहाँ पे ही सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे तो गुजरात कोस्ट में भी यहाँ पे देखने को मिलती है, पर फिर भी यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा देखने को मिलती है साउथ इंडिया को, और जो आपके ये लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है, इस बार की थीम थी द फ्यूचर ऑफ द शार्क। क्या है? गार्डियंस ऑफ द आवर्स। कितनी बड़ी बात कही है कि हमारे सी के गार्डियंस है, और फ्यूचर ऑफ शार्क का यही रहेगा, अगर हम इनको बचाएंगे तो शार्क का फ्यूचर बचा रहेगा और हमारे सी का फ्यूचर ब्राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी कैंपेन के बारे में जान लेते हैं। ये कोस्टल जो आपका एरिया उसके अलोंग ही चलाई जा रही है। कौन कौन सी कोस्टल है? कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप आइलैंड की कोस्ट के अलोंग चलाई जा रही है। इस कैंपेन का एम यही है कि आपके जो एक्सीडेंटल एंटेंजलमेंट होता है, देखो आप सभी जानते हैं मछुआरे नेट डालते हैं, जाल डालते हैं इनको पकड़ने के लिए। कई बार जाल टूट जाता है, पानी में गिर जाता है, बेचारी जाल में कई सारी मछलियां फंस जाती है, तो ये आपका रिलीज नहीं कर पाती। फंसना, उलझने को बोलते हैं एंटेंजलमेंट। तो ये एक्सीडेंटल एंटेंजलमेंट मतलब बदकिस्मती से एक्सीडेंट से जाल में फंस जाते हैं फिशिंग नेट में। ठीक है, तो उस कैंपेन को अवेयर करेगा उस चीज के बारे में, उसको रिड्यूस करेगा। दूसरा, ऐसा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ऐसा डेवलप किया गया है जिसके थ्रू इनकी स्पॉटिंग करी जा सकती है कि कहाँ कहाँ ये है। ठीक है, उस एप्लीकेशन के जो तो पूरा डाटा रहेगा, तो हम इनको तभी तो वो कर पाएंगे ना, इनकी कंजर्वेशन के लिए स्कीम चला पाएंगे ना। तब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब ये अर्थ के ऊपर व्हेल शार्क जो होती है आपकी लार्जेस्ट एमेमल है, लार्जेस्ट एनिमल है। ठीक है, अगर इसकी बात करें ग्रोथ की और इसकी लेंथ की, वेट की, तो ये 18 मीटर तक ग्रो कर सकता है और उसका वेट जो है 21 टन तक आपको देखने को मिल सकता है। ये ऑप्टिमम है, यानी कि मैक्सिमम है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे अंडे नहीं देती है, सिर्फ आपके लाइव यंग्स देती है, यानी कि सीधे छोटी छोटी वेल निकालती है अपने पेट से। जैसे कि आदमी वो औरत बच्ची जन्म देती है, कुतिया जन्म देती है, जो आपकी कुतिया होती है वो जन्म देती है, गाय भैंस जन्म देती है। ठीक है, वो लाइव यंग्स को जन्म देती है ना, अंडे नहीं देती ना, छिपकली की तरह, मछली की तरह, वो सिर्फ लाइव यंग्स को जन्म देती है। सांप होता है, एस स्नेक होता है आपका, अंडे भी देते हैं कई स्नेक, और आपके लाइव यंग्स को भी जन्म देते हैं। इसकी हैबिटेट कहाँ पर रहती है? ट्रॉपिक ओशंस डिवेलप है, ट्रॉपिक ओशंस में। ट्रॉपिक ओशंस कौन सा है? ये बीच वाला हिस्सा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन के बीच का हिस्सा आपका ट्रॉपिक ओशंस कहलाता है। ये आपके फिश को खाती है, स्क्विड्स को खाती है और दूसरी छोटी छोटी क्रीचर्स को खाती है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इंडियन कोस्ट के लगभग सभी एरिया में मिलते हैं। मगर आप लार्जली बात करें, जो ज्यादातर लार्जेस्ट व्हेल शार्क कहाँ पे मिलेगी, जिसकी लंबाई ज्यादा है, वो गुजरात कोस्ट पे देखने को मिलेगी। और हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हेल्स कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? लक्षद्वीप में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके स्टेटस जो इनका आपकी कंजर्वेशन के लिए जो स्टेटस है वो क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग इन्हें शेड्यूल 1 में डाला है, उनको स्टेटस प्राप्त है। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर कैटेगरी में, और आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस असेसमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें लार्जली डेप्लीटेड कैटेगरी में डाला हुआ है। आई होप आपके ये वाला पोर्शन बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि अब तक आप यही दोनों चीजें पढ़ते आए हो। ये वाला शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। अभी इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। थ्रेट इन्हें क्या क्या है? एक्सीडेंटल एंटेंजलमेंट होता है। दूसरा, राइजिंग आपका प्लास्टिक लेवल, प्लास्टिक लेवल की वजह से इनके अंदर पेट में वो चली जाती है और इनकी डेथ हो जाती है, उसकी वजह पॉइजन की वजह, प्लास्टिक पॉइजन की वजह से। तो अब हम जानते हैं आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस असेसमेंट के बारे में। आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस ये बताता है इन्हें नो कैटेगरी में स्पीसीज को क्लासिफाई करता है, जो आपकी शार्क होती है। ठीक है, इनका इंडिकेट यही करता है, इन्हें इस तरह से करता है कि कितनी डिप्लीट हो गई, या इन्हें हमने कितना कंजर्व कर लिया या कितना रिकवर किया है इन्हें। ठीक है, ऐसी स्कीम्स कौन कौन सी स्कीम चलाई गई जिनसे इनकी रिकवरी हुई है, या दूसरे शब्दों में क्या, कितनी हद तक की डिप्लीट हो गई। अगर हम कह रहे हैं कि 60% तक हमने रिकवरी किया है, तो दैट मीन्स 40% डिप्लीट हो गई है। तो बात एक ही है, ऐसी हम स्कीम चला रहे हैं, सीधे शब्दों में पॉजिटिव वर्ड में बोलेंगे तो कितनी रिकवरी हुई है। तो यहाँ पर अब यही चीजें है कि दूसरे शब्दों में क्या, कितनी डिप्लीट हो गई है। तो अगर नॉट इवेल्युएटेड कैटेगरी में आता है तो एनई लिखेंगे, और इंटरमीडिएट कैटेगरी में आता है आईडी लिखेंगे, और आपको फुल्ली रिकवर्ड हो चुकी है तो एफआर लिखेंगे, और स्लाइटली डिप्लीट हुई है, थोड़ी सी डिप्लीट हुई है तो एचडी लिखेंगे। अगर आपकी थोड़ी मॉडरेट लेवल पे डिप्लीट हुई है एमडी लिखेंगे, और बहुत हाई लेवल पे डिप्लीट हो गई है तो लार्जली डिप्लीटेड लिखेंगे, एलजी लिखेंगे। और क्रिटिकली डिप्लीटेड इस पोजीशन पर पहुंच गई है, भैया खत्म ही होगी लगभग, तो उसे लिखेंगे सीडी। और एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो ईडब्ल्यू। और आपका
वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वाइल्ड में एक्सटिंक्ट होने का मतलब कि जंगली जो आपकी वो है वहां पे एक्सटिंक्ट हुआ है, और वैसे घर में पाल रखी हो आपने वो बात अलग है। और टोटली दोनों ही जगह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वाइल्ड में और आपकी जो आपकी पेट है, तो वो टोटली एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है। तो ये था आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि डिस्कशन में मैं थोड़ा सा इलेबरेट करके ज्यादा बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो ये डिस्कशन की हमारी इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।